हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे DSSB TGT साइंस के सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देर आर डैश वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड डैश हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। देखो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। तो अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। तो देखो जो ऐसे ये लाइंस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, वर्टिकल लाइंस। और ये जो ऐसे लाइंस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल रोज। तो अब ये देखो पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में जब हम क्या करेंगे भाई, टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, डाउन द लाइंस आते हैं ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने ग्रुप्स है, 1 2 इस तरह से यहाँ तक कितने ग्रुप्स है, देखो 18 ग्रुप्स है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं भाई, 18। अब हम बात करते हैं ऐसे ही किसकी भाई, हॉरिजॉन्टल रोज की। तो हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब क्या है, ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज देखो कितनी है भाई, यहाँ पर 1 to 7 है। तो हॉरिजॉन्टल रोज इट मीन्स कि पीरियड्स कितने होते हैं भाई, ग्रुप में 7 होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। देर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड। यहाँ पर देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं, या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं। तो देखो एक बार पहले हम ग्रुप 1 को देखते हैं। तो देखो ग्रुप 1 ये है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस हाइड्रोजन को छोड़ना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इन्हें आप क्या बोलते हो, ये जो ग्रुप 1 है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ये होती है अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 क्या होता है भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 तो क्या होता है भाई, अल्कली मेटल्स होता है। ग्रुप 2 क्या होता है भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। ये भी आपको दिखाया यहाँ पर, ये ग्रुप 2 है और ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, हेलोजन्स। तो हेलोजन्स क्या होते हैं भाई, ग्रुप 17 होते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रुप 17 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये ग्रुप 17 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सब क्या है भाई यहाँ पर, हेलोजन्स है। ऐसे ग्रुप 18 पूछा हुआ है ऑप्शन में, तो ये क्या दिया हुआ है, नोबल गैसेस। तो ग्रुप 18 क्या होता है, ये वाला नोबल गैसेस होती है, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब एलिमेंट्स क्या है भाई, नोबल गैसेस है। तो ये ग्रुप 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और फोर्सेज इज और आर कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेज। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से टाइप के इंटरेक्शन या फिर फोर्सेज वंडरवॉल फोर्सेज में इंक्लूड होती है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, लंदन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो जो ये वंडरवॉल फोर्सेज होती है ना, ये वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और ये बेसिकली एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इट रेफर्स टू ऑल फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व। डू नॉट इन्वॉल्व का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये आयंस के बीच में नहीं होती है और ना ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि जहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर क्या होगा, अपोजिट आयंस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, या फिर आयंस जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। ये एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स होता है, वही क्या होता है भाई, वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, देखो लंदन डिस्पर्जन फोर्स, यानी कि लंदन फोर्स। तो ये बेसिकली किस में होता है, जो देखो इस तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये क्या है भाई यहाँ पर, ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। Cl2 हो गया, फॉर एग्जांपल H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटली, यानी कि किसी मोमेंट पे क्या होता है, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द एक एंड चली जाती है और फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो लंदन फोर्सेस में क्या हो सकते हैं, ऐसे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कैसे होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ये एक HCl मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कौन पुल करेगा, ये क्लोरीन एटम अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर इनके बीच में एक टाइप की इंट्रैक्शन हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइपोल बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव डाइपोल बनेगा। तो वैसे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इंट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसे आप क्या बोलते हो भाई, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकते हो। यहाँ पर क्या एग्जांपल हो सकता है, एच एफ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या देखा है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव डाइपोल बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन बनेगी, वो कैसी होगी भाई, डाइपोल डाइपोल होगी। फिर नेक्स्ट कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल तो कैसा रहता है भाई, पोलर होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा रहता है भाई, नॉन पोलर रहता है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपको, HCl। HCl कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। पोलर में इसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है, एक एटम है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा कैसा मॉलिक्यूल है भाई, यहाँ पर Cl2, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। तो यहाँ पर क्या है, एक मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा होगा जब ये वाला क्लोरीन एटम है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, वैसे तो इन्होंने क्या कर रखा है, इक्वली शेयर कर रखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर इसके क्लोज आने की वजह से क्या है, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब इस पे पार्शली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शली चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसकी वजह से देखो, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहाँ पर तो पार्शली नेगेटिव है ही, तो इनके बीच में एक इंट्रैक्शन होगी, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसे आप क्या बोलते हो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, जनरेट करना। तो देखो इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलते हो। तो ये तीनों ही क्या होती हैं भाई, तीनों ही एक टाइप का वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 3, लंडन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लंडन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो इनमें से ये पूछा है कि चारों में से कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है, वीक होता है। तो देखो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया, देखा कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेज होते हैं, कब कैसे बनते हैं। तो इनमें जो सबसे वीक फोर्स होता है ना, वो कौन सा होता है, लंडन फोर्सेज, या फिर आप बोल सकते हो डाइपोल डिस्पर्जन फोर्सेज। ये किस में हो रहा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं है, और इनके लिए जो रीज़न दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों शो होती है वाटर की, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर शो करता है, दैट्स वाई ये वाली प्रॉपर्टीज़ को वाटर शो करता है। तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है, इट्स एग्जिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्री 273 केल्विन टू 373 केल्विन। देखो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो वाटर की एग्जिस्टेंस होती है वो 100 डिग्री रेंज पे एग्जिस्ट करती है, और कहाँ से कहाँ तक, 273 से 373 केल्विन। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है आपको। देखो जो वाटर की रेंज है वो क्या रहती है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आप इसे केल्विन में चेंज करोगे तो यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब क्या है, 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 373 केल्विन। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। देखो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो वाटर होता है ना, वो हीट ऑफ फ्यूज़न और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उनकी दोनों की वैल्यूज़ ही क्या होती है भाई, हाई होती है। तो पहले हम एक बार यहाँ पर समझते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। तो देखो हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके पास 1 kg सब्सटेंस है, कैसा भाई, लिक्विड स्टेट में, और वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, गैशियस स्टेट में, एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर रहता है वो तो कांस्टेंट होता है, और इसी हीट को, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। तो ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैशियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होती है इस कन्वर्जन के लिए, भाई देखो टेम्परेचर में तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज़ ही हो रही है। तो जो एनर्जी यूज़ होती है कन्वर्जन में लिक्विड से गैशियस फेज में आने के लिए, उसी को आप क्या बोलते हो भाई,
हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हो, ठीक है। इसी तरह से हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, तो फ्यूज़न का मतलब क्या होगा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन सॉलिड क्या होता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन एनर्जी यूज़ हो रही है, जो कि कन्वर्जन में यूज़ होती है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाने में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, दोनों ही वैल्यू क्या होती है भाई, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है, इट्स सॉलिड फॉर्म बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर, कि भाई जो आइस होती है ना, वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो क्या होता है, आइस होता है, वो बताया कि हैवियर होता है देन लिक्विड वाटर। तो देखो ये रॉन्ग है। जो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, यानी कि आइस, वो लाइटर होता है देन लिक्विड वाटर, ना कि वो क्या होता है भाई, हैवियर होता है। देखो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, कि जो आइस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइस मॉलिक्यूल में जो वाटर है, ठीक है, H2O, वो क्या होता है, सराउंडेड होता है बाय अदर 3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि बाकी 3 मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड रहता है। जैसे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो एक यहाँ पर ये सराउंडेड है, एक ये है इस साइड, और एक यहाँ पर है। तो देखो आपने क्या देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अदर 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है। तो इस तरह से वो क्या करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से आप इसे क्या बोलते हो, केज लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हो, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, ये स्पेस ओपन रहता है, ठीक है, ओपन स्पेस अवेलेबल होता है। तो इन सच अ मैनर, यानी कि इस तरह का जब स्ट्रक्चर रहता है, तो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पैक। तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्या है, लेसर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, पैक होते हैं। व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो यानी कि जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ से ऐसे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता जाएगा, डिसरप्ट होता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे भाई, क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर शार्प इंक्रीज होता है डेंसिटी में, यानी कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो आइस की क्या रहती है भाई, लोअर डेंसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस अवेलेबल होता है, और इसी वजह से यहाँ पर ये क्या होता है भाई, लाइटर होता है, ना कि ये हैवियर होता है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि सॉलिड फॉर्म जो होती है, आइस हैवियर होता है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आई है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 298 केल्विन इज 25 ml एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1 atm कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कि आपके पास कोई गैस है जिसका वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 25 ml, और कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन, और साथ में आपको बताया गया है कि ये टेम्परेचर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और प्रेशर कितना है भाई, 25 ml जब वॉल्यूम है, तो प्रेशर कितना है, 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम पता करना है गैस का, जब आप क्या कर देते हो, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं। कौन से लॉ को फॉलो करते हैं भाई, बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और साथ में क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, प्रेशर और वॉल्यूम का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हो, हटाते हो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू में कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू में कांस्टेंट। जब आपको दो कंडीशन गिवन होती है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है भाई, P1V1 इज इक्वल टू में P2V2। ओके, क्योंकि देखो इस कंडीशन के लिए मान लो P1V1 कांस्टेंट है, सेकंड कंडीशन लिया आपने P2V2, वो भी क्या आ गया भाई, कांस्टेंट आ गया। तो जब दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि P1V1 इज इक्वल टू में P2V2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो आपको P1 कितना दिया हुआ है भाई, 1 atm, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1 atm, मल्टीप्लाई में V1 कितना गिवन है भाई, 25 ml, इज इक्वल टू में क्या पता करना है भाई आपको, यहाँ पर वॉल्यूम। तो P2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है भाई, 1.25, तो यहाँ पर पुट कर दो, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, V2 ही तो फाइंड आउट करना है हमें। तो ये V2 को इधर रखेंगे, और ये पूरी वैल्यू क्या है, इस साइड आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 atm मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1.25 इज इक्वल टू में V2। तो यहाँ से ये डेसिमल को जब रिमूव करोगे, तो ये ऊपर जाएगा, और ये कैंसिल होके कट होके कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 20 ml आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया,
बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ में क्या बताया, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो बॉयल्स लॉ में क्या था भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट था, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये पूछा है कि ये रिलेशन कौन सा लॉ शो करता है। तो देखो डिफरेंट गैस लॉज होते हैं, कौन कौन से, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक्स और अवोगाड्रोस लॉ। तो एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो बॉयल्स लॉ देखो क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो ये ऐसी इक्वेशन आ जाती है। फिर होता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस क्या रहती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, टेम्परेचर के। और प्रेशर क्या होता है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट होता है। क्या कॉन्स्टेंट रहता है भाई, प्रेशर। और जो गे-लुसैक्स लॉ है इसमें देखो क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, जब हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है भी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम ही गिवन है और प्रेशर गिवन है किसके भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर तो क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 3 गे-लुसैक्स लॉ। और यहाँ पर जब आप ये रिलेशन देखोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस तरह से ही आ जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, P1 T2 इज इक्वल टू में P2 T1। और इस तरह से भी हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं मैथमेटिकली जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है और ये पूछा है कि कौन सी सॉल्यूशन को डिफाइन करने में यूज होती है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो देखो तीनों ही टर्म सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मोलारिटी क्या होती है, देखो मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब आप लीटर में लिखते हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रहेगा, और जब यहाँ पर आप वॉल्यूम को ml में लेते हो, वॉल्यूम जब ये ml में होता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, देखो मोलालिटी। मोलालिटी को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स लेने हैं, अपॉन में नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका लेना है, यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और यहाँ पर आपको क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है भाई, ओनली सॉल्वेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम था, और इसमें क्या था, साथ में ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का भी क्या करना है, आपको मास लेना है। जब ये केजी में रहता है तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, और जब ये मास ग्राम में आपको गिवन होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट रहते हैं तो उसमें से किसी एक का निकालने के लिए आप देखो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो। मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी कंपोनेंट से मिलकर क्या बना है भाई, यहाँ पर सॉल्यूशन बना है। सपोज आपको ए के लिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होता है, ए के लिए इसे आप डिनोट करते हो ऐसे, और यहाँ पर ए के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ। जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होता है उसके मोल्स को आप ऊपर लिखते हो, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स का क्या मतलब है, यहाँ पर जो भी सोल्यूट और प्लस में यानी कि जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल्स का सम। अगर आपको ये ऐसे ही बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता, मोल्स ऑफ बी अपॉन में नीचे टोटल मोल्स। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, इस तरह से। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट रहते हैं उसी के लिए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर साथ में सी बी होता तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, यहाँ पर आपको सी बी ऐड करना पड़ता। ठीक है, मतलब मोल्स ऑफ सी बी ऐड करना पड़ता है यहाँ पर। और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके बीच में एक रिलेशन और होता है इस तरह से कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है भाई, 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन आपको किसकी दी हुई है, मोलारिटी की, मोलालिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोल फ्रैक्शन की, किसकी गिवन है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट ना सिर्फ एक ही फॉर्मूले में यूज़ होता है, किस में भाई, नॉर्मेलिटी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो क्या है, नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर इसका एक बार मतलब समझते हैं। नॉर्मेलिटी को आप डिनोट करते हो कैपिटल एन से, और जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या दी हुई है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्या दिया हुआ है अभी आपको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में क्या है भाई यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर ml में गिवन होता है तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, ये क्या होता है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है भाई, ये होता है वेट, यानी कि जो भी आपको दिया हुआ होगा वेट अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट। अब ये वेट तो आपको पता होगा, बट ये अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास अपॉन में क्या आता है भाई एन, मोलर मास अपॉन में एन। अब ये एन क्या है भाई, एन फैक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि उसने कितने यहाँ पर एच पॉजिटिव या फिर ओ एच नेगेटिव आयन बनाए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या फिर गेन किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने गेन या फिर लूज़ किए हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि एच पॉजिटिव आयन या फिर ओ एच नेगेटिव आयन कितने हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप NaOH की बात करते हो, NaOH की, तो यहाँ पर देखो कितने OH नेगेटिव आयन है, ओनली 1, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो कितना होता है 40, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ गया भाई 40 हो गया। ऐसे ही अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वेट क्वेश्चन में गिवन होगा और अपॉन में क्या कर दोगे, इस इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो इसी तरह से आपने लिया यहाँ पर क्या भाई H2SO4 लिया, तो H2SO4 में देखो कितने H पॉजिटिव आयन है, कितने H पॉजिटिव आयन होते हैं 2, तो यहाँ पर जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास कैलकुलेट करोगे H2SO4 का कितना हो जाएगा, H2SO4 का 2 हाइड्रोजन का होगा, सल्फर का कितना होता है भाई, एक सल्फर का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 32, और प्लस में 4 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 64। जब आप इसे ऐड करोगे तो 4 and 2 + 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 98, तो यहाँ पर मोलर मास कितना आ गया H2SO4 का 98 अपॉन में। अब इसके लिए यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू क्या है भाई 2, क्योंकि इसके पास कितने H पॉजिटिव आयन है 2, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई इक्विवेलेंट वेट 2 4 ज़ा एंड 2 9 ज़ा। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन में H2SO4 का वेट आपको गिवन होगा वो यहाँ पर पुट करना, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट मतलब कि 49 से डिवाइड कर देना, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये क्या करनी है आपको यहाँ पर पुट कर देना है, वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो फिर आप क्या करोगे इस तरह से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर देखो फिनाइल मिथेनॉल को और हम क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या ऑप्शन आपको गिवन है, बेंजाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। तो देखो फिनाइल मिथेनॉल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे बनता है भाई, फिनाइल, फिनाइल का मतलब क्या है कि एक बेंजीन रिंग होगी और फिनाइल है तो इसका मतलब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होगी। मिथेनॉल गिवन है, ठीक है, आपको क्या दिया है अभी मिथेनॉल, तो ये जो रहता है ये फिनाइल ग्रुप होता है और ये इस तरह से बनेगा। मिथेनॉल तो तभी बनेगा ना जब एक कार्बन होगा, तो ये मिथेनॉल हो गया, ये फिनाइल हो गया, तो ये फिनाइल मिथेनॉल। और ये वाला जो पार्ट रहता है बेंजीन रिंग के ऊपर, जब ये इस तरह से CH2 ग्रुप होता है तो उसे आप क्या बोलते हो बेंजाइल, तो और अल्कोहल ग्रुप है तो यानी कि फिनाइल मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है भाई, आप इसे क्या बोल सकते हो बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट एक बार हम सारे ये जो ऑप्शन गिवन है इनके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। क्या दिया हुआ है भी देखो आपको, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल मतलब क्या भाई 4 कार्बन होंगे, आइसो मतलब कि सेम ग्रुप्स लगे होंगे ऐसा कुछ होगा, तो आइसो का मतलब तो देखो ये होता है, आइसो का आइसो ग्रुप क्या होता है ये होता है, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो आइसो ग्रुप बोलते हो। इसमें कितने कार्बन इंक्लूड हो गए हैं 3। अब ब्यूटाइल दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो एक और कार्बन होगा, और कार्बन वैसे भी आएगा क्योंकि देखो इस ग्रुप की क्या है यहाँ पर, इस ग्रुप की यहाँ तक की क्या है भाई कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, 1 2 एंड 3 सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा होता है, तो 4th बॉन्ड तो जब ये CH2 ग्रुप को आप बॉन्ड बनाते हो यहाँ पर तब होती है इसकी वैलेंसी कंप्लीट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, तो आप इसे क्या बोलते हो भाई आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर इसका अब आयुपैक नेमिंग देखें तो इसका आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो नंबरिंग आपको इस साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है 2 and 3, तो ये क्या बन जाएगा भाई 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया मिथाइल ग्रुप आ गया, 1 पे क्या है अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा भाई 2 मिथाइल 1, क्योंकि 1 पे ही क्या लगा है ओल ग्रुप लगा है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, या फिर प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन कब यूज़ करते हैं, जब स्ट्रेट चेन में आपको कोई कंपाउंड गिवन होता है, स्ट्रेट चेन के लिए यूज़ करते हो। प्रोपाइल मतलब कि प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, तो इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है इस तरह से CH3 CH2 CH2 एंड OH, तो ये क्या बन गया यहाँ पर एन प्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल।
हेक्साइल है, हेक्साइल मतलब 6 कार्बन होंगे, साइक्लो मतलब कि रिंग की फॉर्म में 6 कार्बन है, तो यानी कि रिंग ये इस तरह से 6 कार्बन की हो गई। अल्कोहल मतलब क्या लगा है इसके ऊपर, OH ग्रुप लगा है, तो डेट इज साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, साइक्लोहेक्सेनॉल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो क्या था भी, ऑप्शन नंबर 1 बेंजाइल अल्कोहल।